गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएस इन द स्कूल। आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। इस पाठ को प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में उठने वाले विचारों अथवा भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में उठने वाले विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। अब इसको हम दूसरी तरीके से समझते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, कुछ विचार आपके सामने रख रही हूँ, तो आपको मैं अपने विचारों को बोलकर सुना रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भाषा का ही उदाहरण है। वह अपने वातावरण में होने वाली क्रियाओं, बातों व व्यवहारों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार विचारों की संपूर्ण अभिव्यक्ति हेतु मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि संबंधित व्यक्ति उसके विचार समझकर उन पर प्रतिक्रिया देते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वही भाषा है। मैं आपको बोलकर अपनी बात बता रही हूँ या मैं अपनी बातों को शामपट पर लिखकर समझाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा? एक माध्यम हो जाएगा और यही भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। परिभाषा क्या है भाषा की? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। वह क्या है? भाषा है। हमने अपने विचार दूसरों के सामने रखे और दूसरों के विचार या भावों को हमने सुना या समझा, तो ये क्या हो गया? ये भाषा होती है। भाषा के रूप या भाषा के भेद कितने हैं, इसको हम पढ़ते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा को समझ लेते हैं। मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वह भाषा का बोलचाल का रूप है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ, तो ये कौन सा रूप हो गया? ये मौखिक रूप हो गया। सर्वप्रथम मौखिक भाषा ही मानव के प्रयोग में आई थी। कैसे आई थी? कि हम लोग प्राय टीवी या रेडियो पर देखते हैं या सुनते हैं, तो वहाँ सिर्फ हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं उसको, तो वो कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। भाषा तथा संवाद भी हम नाटकों द्वारा सुनते हैं। इन्हें सुनना, परिचय लेना व देना, गीत गाना, संवाद बोलना, भाषण देना आदि भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा का दूसरा नाम है कथित भाषा। कथित का मतलब भी होता है कहना या बोलना। दूसरा है लिखित भाषा। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप है। यदि मैं अपनी बात को, मैं या अपने विचारों को आपको शामपट पर लिखकर समझाऊं, तो यह कौन सा रूप हो जाएगा? यह लिखित रूप हो जाएगा। अब एक समझने वाली बात यह है कि लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा में क्या था? आप क्या सुनते हो? ध्वनि को सुनते हो। लेकिन लिखित भाषा में क्या होता है? ध्वनियों के स्थान पर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसको लिख नहीं सकते, तो और वर्णों को हम लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्र या कंप्यूटर टाइप सामग्री, ईमेल, पुस्तक, पत्रिकाएं, मोबाइल पर संदेश पढ़ना, ये सभी भाषा के कैसे रूप हैं? लिखित रूप हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे बंगाल में बंगाली, असम में असमी आदि। इसी प्रकार गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी आदि भाषा अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। इसी प्रकार हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि विभिन्न राज्यों में बोली जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग भाषा होती है। मातृभाषा क्या है हमारी? बालक अपने परिवार तथा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं।
मातृभाषा ही सबसे पहली भाषा होती है बच्चे की, क्योंकि बच्चा अपने आसपास जो बोला जाएगा वह उसी को सुनेगा और उसी को बोलेगा, तो वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की क्या भाषा है, राष्ट्र माने देश की कौन सी भाषा है, वही राष्ट्रभाषा होती है। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो बच्चों आपको क्या याद रखना है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। कुछ यहाँ पे याद रखने वाली और चीज़ें बताई गई हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, 22 यानी कि 22। वे इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। ये 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में स्थान दिया गया है। हिंदी एक सशक्त भाषा है। इसने अनेक देशी और विदेशी शब्दों को अपनाया है। इसने अन्य भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों, मुहावरों और कहावतों को अपने भीतर समाया है। इस प्रकार हिंदी ने अपने शब्द भंडार और अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध किया है। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा को तीसरा स्थान प्राप्त है। तो बच्चों ये वाली बात भी याद रखनी है कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है। आगे चलते हैं लिपि पर। लिपि क्या होती है? ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि को अलग नाम दिया गया है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी और संस्कृत ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि एक ही है और उसका नाम है देवनागरी। पंजाबी को गुरुमुखी में व अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है और उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। आगे है बोली। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जो भाषा है वो हमारे संपूर्ण राष्ट्र की एक होती है, राज्यों की एक होती है, लेकिन राज्यों के अंदर छोटी छोटी जगह होती हैं, शहर कस्बे होते हैं, उनकी क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग भाषा होती है जिसको हम बोली कहते हैं। वो क्षेत्र के आधार पर विभाजित होती है। यह किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र कैसा है? सीमित है, क्योंकि एक क्षेत्र के आधार पर होती है, वो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, इसलिए उसका आकार कैसा है? सीमित है। भारत में बोले जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि। ये कैसी भाषा है? बोलियां हैं ये। आगे चलते हैं व्याकरण पर। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम बताता है। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का शुद्ध रूप में उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। जब तक हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा, हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम भाषा को अशुद्ध ही पढ़ेंगे, लिखेंगे। भाषा और व्याकरण का क्या संबंध है? भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध है। भाषा पहले बनती है तथा उसके बाद व्याकरण बाद में रचा जाता है। पहले क्या आता है? पहले भाषा निकल के आती है और व्याकरण उसके बाद में बनती है उसकी। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधती है। समय समय के साथ साथ भाषा में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं और शब्द जुड़ते हैं, नए शब्द भी जुड़ जाते हैं। व्याकरण इन सब की समीक्षा करता है और उसके लिए नियम बनाता है। किसके लिए? भाषा के लिए नियम बनाता है और इन्हीं नियम के आधार पर हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण अपने नियमों द्वारा भाषा की अशुद्धता दूर कर उसे नया और संवरा हुआ रूप प्रदान करता है।
व्याकरण के अंग। व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जो वाक्य विचार है वह क्या है, सबसे बड़ी इकाई है। तो सबसे पहले वर्ण होगा, वर्ण से ही शब्द बनेगा और शब्दों से ही मिलाकर क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तो वर्ण विचार पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का पहला भाग है। भाषा की ध्वनियों को लिखने हेतु उनके लिए कुछ लिपि चिन्ह हैं। ध्वनियों के इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंदर शब्द की परिभाषा, भेद उपभेद, संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों का विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। शब्दों से मैंने बताया था, शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे वक्ता को पूरी बात समझ आ जाए वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो बच्चों यहाँ समझने वाली बात यह है कि भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है तथा सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, वाक्य है। सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के मेल से ही वाक्य की रचना होती है। तो ये पाठ आज समाप्त होता है और हमने इस पाठ में क्या पढ़ा इसको हम दोहरा लेते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, वही भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, जो लिख के बताई जाए वो लिखित भाषा और जो मुँह से बोलकर बताई जाए वह मौखिक भाषा। ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और कौन सी भाषा है जिसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो संस्कृत को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि यह पाठ आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।